मैं डॉक्टर महादेव सिंह, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कार्यपालिका, जिसको सामान्यतः सरकार की बात भी बोला जाता है, उस कार्यपालिका के 3 हिस्से होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जो सरकार होती है उसके 3 हिस्से होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जब न्यायपालिका की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर एक एकीकृत न्याय प्रणाली है जो त्रिस्तरीय है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो जिला स्तर, मुंसिफ कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक होते हैं, जो स्टेट्स के अंदर होते हैं हाई कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर होता है सब न्याय जो कोर्ट्स है इनके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जो लॉ ऑफ द लैंड होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का उच्चतम न्यायालय है, जिसका निर्णय अपने आप में कानून होता है, उसके अन्य मामलों में उसकी नजीर दी जाती है। तो भारत की जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का में प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। आज एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और 30 अन्य न्यायाधीश, टोटल 31 न्यायाधीश है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। सामान्यतः जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की कुछ योग्यताएं होती है, जिनमें वो उन योग्यताओं को पूरी करने पे ही उनको नियुक्ति दी जा सकती है। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता होनी चाहिए। दूसरी है कि वो 10 वर्ष तक का उसका अनुभव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में हो या अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर 10 साल का उसका वकालत का अनुभव होना चाहिए, या फिर वो कोई रिनाउंड ज्ञात विधिवेता हो, कानून का ज्ञाता हो। इन तीनों योग्यताओं पे होने पे ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। परंतु न्यायालय के बाद के निर्णयों के बाद में आजकल कोलिजियम, जो चीफ जस्टिस और 5 अन्य न्यायाधीशों के, 4 अन्य न्यायाधीशों की, सीनियर न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है, उसको कोलिजियम कहते हैं। वो कोलिजियम जो सिफारिश करता है, उस सिफारिश को सरकार को करता है, सरकार राष्ट्रपति को करती है, राष्ट्रपति फिर अपने जज या चीफ जस्टिस का वारंट जारी करके उसको नियुक्त करता है। किसी भी जज का कार्यकाल होता है वो 65 साल की आयु होता है। 65 साल की आयु पे ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। और संसद, इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण का जो खर्चा होता है जजों के पेंशन भत्तों के साथ वो संसद की संचित निधि से होता है। और संसद उनके वेतन भत्तों को कानून के माध्यम से तय करती है। जज सामान्यतः स्वयं त्याग पत्र देते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाए या उनको हटाना हो तो पद के दुरुपयोग या बेविचार के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया, जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, संसद महाभियोग की प्रक्रिया तय करके ही उनको हटा सकती है। हम ये देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है, ऐसे आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो 3 पॉइंट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम देखें। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो संरक्षण है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी होता है। अगर संविधान का कहीं भी उल्लंघन होता है तो संविधान के प्रावधानों का पालन करना, संविधान का संरक्षण करना सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक दायित्व है। जहां हम जैसे जानते हैं कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसके अंदर संघ और राज्यों के मध्य किन्हीं प्रकार के विवाद हो जाते हैं शक्तियों को लेकर, तो उनका समाधान संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाता है। तो संघीय व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि संविधान के अंदर, जैसे भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन मौलिक अधिकारों का रक्षक अगर कोई कार्यपालिका या व्यवस्थापिका किसी व्यक्ति के, या कोई सरकार की कोई एजेंसी या इंस्टीट्यूशन या ऑफिसर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़का सकता है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार या जुरिडिक्शन क्या है। तो इसमें 3 प्रकार के जुरिडिक्शंस हैं। एक ओरिजिनल प्रारंभिक, दूसरा अपीलेट एंड तीसरा एडवाइजरी।
जब हम अपील प्रारंभिक की बात करते हैं तो हम किन मामलों में सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। वो पहला तो ये है कि अनुच्छेद 131 में बताया गया कि संघ और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उन विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है, या राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का समाधान ही सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति उसके बिहाफ पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करके उन अधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। अगला अपीलीय, यह अपीलीय में यह है कि हाई कोर्ट्स या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संवैधानिक, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को लेकर किसी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और वो कोई पार्टी सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें जा सकती है। दूसरी आती है सिविल मैटर में, दीवानी मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, क्रिमिनल फौजदारी के मामलों में भी की जा सकती है, और कुछ स्पेशल केसेज हैं जो तीनों में फौजदारी, संवैधानिक या दीवानी में भी नहीं आते हैं तो उनका अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल पिटीशन दायर की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रारंभिक और एपेलेट, इसी के अनुसार इसी के साथ एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी होता है अनुच्छेद 143 में कि राष्ट्रपति जिस मामले में चाहे कोई कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है कि वो सलाह दे या नहीं दे, साथ साथ राष्ट्रपति पे भी निर्भर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह को माने या नहीं माने। अच्छा, ये एडवाइजरी जो जुरिडिक्शन है वो कंपलसरी नहीं है कि ऑप्शनल है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के किसी भी निर्णय को अकादमिक बहस हो सकती है उसके ऊपर, पर उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के आदेश में अवहेलना करता है, जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी अवहेलना करता है, या कोई व्यक्ति या कोई नीचे के सबऑर्डिनेट्स सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत ही पावरफुल सर्वोच्च न्यायालय है, और इस सर्वोच्च न्यायालय के पास आजकल जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अगर कोई गलत निर्णय करती है, गलत कानून का उल्लंघन करती है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को या आदेश को या कृत्य को रद्द कर सकता है और उनको संविधान के तहत कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो आज हम जिस जुडिशियल एक्टिविज्म के दौर में हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही अच्छा सकारात्मक काम कर रहा है। जीवन के हर सेक्टर को अंदर उनके निर्णय एक नजीर के रूप में माने जाते हैं, और काफी हद तक हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति के जीवन के अधिकारों का जो राइट टू लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत से निर्णय दिए हैं। उन निर्णयों में के आधार पर ही कई प्रकार के सुधार हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, चाहे आपराधिक कृत्यों से संबंधित हो। जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं अलग अलग मामलों में आए हैं, उन निर्णयों को नजीर मानते हुए काफी तरह के सुधार हुए हैं, और आज भारत का जो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ की प्रक्रिया से आगे बढ़कर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार भारत के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 21 में जो प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ जो जापान के संविधान से अपनाई गई है उससे के आधार पर कार्य करता था, और अमेरिका के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू का जो कार्य था वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि वो जो नेचुरल राइट्स है, नेचुरल जस्टिस है, उसी को सर्वोपरि मानते हुए न्यायाधीश अपने आप को निर्णय देते थे। पर भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म के दौर में कहीं न कहीं हम आगे बढ़े हैं, ये बात का सर्वोच्च